हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो और यूपी टेट क्लियर करना चाहते हो तो सिर्फ तैयारी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। और आपकी इसी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और ये जो क्वेश्चंस के पीडीएफ हैं, 20 क्वेश्चंस के पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच गैस इज कलेक्टेड एट द कैथोड। कि जब हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जल के, तो उस जो कैथोड है उस पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, इस तरह से हमारे पास दो रोड्स होती हैं, एक होता है कैथोड एक होता है एनोड। इसको इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या डाला है हमने, वाटर डाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर है और इसमें सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि जो हमारा ये वाटर है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कैथोड, ये है एनोड। जो कैथोड साइड है वो होती है, सॉरी ये नेगेटिव साइड होती है। एक मिनट, सॉरी, यस, जो आपकी कैथोड है ये है कैथोड। तो कैथोड जो है आपको पता है नेगेटिव साइड है और ये क्या है, ये है आपका एनोड। एनोड जो है पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, ये जो वाटर है ना ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। तो जैसे ही वाटर ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, तो इस तरह से काफी सारे आयंस वाटर में इसमें सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के। तो ये जो अब H पॉजिटिव होगा ना, ये क्या करेगा, ये कैथोड की साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और हमें पता है ऑपोजिट साइन जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव साइड जाएगा नेगेटिव की तरफ और ये जो नेगेटिव साइड है ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो जो कैथोड है, जो नेगेटिव साइड है हमारी, यहां से जो गैस रिलीज होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो है कैथोड की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ से जो गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। और ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये OH नेगेटिव आयन ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और वाटर में टूट जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से रिलीज होगा, एनोड साइड से। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम वाटर की, तो कौन सी गैस कलेक्ट होगी कैथोड साइड पे। तो कैथोड साइड पे कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और देखो इसको आप एक तरह से प्रैक्टिस की तरह ही लेना। ठीक है, अगर मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर पता है तो आप आंसर को टिक कर लीजिए और देखिए आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। नीचे कुछ मेटल्स दी गए हैं, आयरन, कॉपर, सोडियम, सिल्वर। आपसे पूछा गया है कि कौन सा मेटल जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। तो देखो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, नहीं पता है तो मैं दिखा देती हूँ। और एक्टिविटी सीरीज सबको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप एक बार लर्न कर लेना। और जो सबसे ऊपर मेटल्स है ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे जाते जाओगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे। अब पहली बात तो ये कि आप इस सीरीज को लर्न कैसे करोगे। तो इस सीरीज को आप कैसे लर्न करोगे, इस सीरीज को आप एक निमोनिक के थ्रू लर्न कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और मेथड है उसके थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो। इस निमोनिक के थ्रू आप लर्न कर सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग, please stop calling me a zebra. Please stop calling me a careless zebra. Please stop calling me a careless zebra. कार्बन को ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। केयरलेस जिब्रा। इंस्टेड try learning. Instead try learning how copper how copper saves gold. How copper saves gold.
इस निमोनिक के थ्रू आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो P से पोटाशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन एंड L से लेड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर एंड S से सिल्वर, G से गोल्ड और यहाँ पे प्लेटिनम भी लिख लेना, ठीक है। तो इस निमोनिक के थ्रू आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेटल है जो ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के 3 मेटल्स हैं वो पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये किससे रिएक्ट करते हैं? ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज आयरन, कॉपर, सोडियम, सिल्वर। सोडियम जो है आपके ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा। उसके अलावा जो आयरन, कॉपर, सिल्वर है, सिल्वर और कॉपर तो रिएक्ट नहीं करेंगे ठंडे पानी से, और आयरन जो है स्टीम से रिएक्ट करेगा। अब आपको इसको किस तरह से लर्न करना है, जो ऊपर के 3 मेटल्स हैं ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। उसके अलावा जो मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। उसके अलावा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये जो सारे मेटल्स हैं ये क्या करेंगे? ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे? स्टीम से। ऊपर वाले कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम हॉट वाटर से, उसके अलावा यहाँ तक ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। उसके अलावा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वाटर जो है इनके ऊपर है, हाईली रिएक्टिव मेटल है वाटर। तो वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको ये रिप्लेस नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई ये क्या करेंगे? ये रिएक्ट ही नहीं करते वाटर से, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर था कि कौन सा कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो जो सोडियम है, सोडियम जो है ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ और किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है? वो हॉट वाटर का पूछ सकता है, स्टीम से पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। तो कितने सारे आपने टॉपिक यहाँ पे एक क्वेश्चन से कवर कर लिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलॉयज? मिश्र धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलॉय होते क्या हैं। एलॉय क्या होते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर होमो, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मतलब या तो 2 मेटल से या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेटल से या मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलके जो हम एक सब्सटेंस बना रहे हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, उसी मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको ये बताना है। फर्स्ट है दे आर प्योर सब्सटेंस, ये सही नहीं है। दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट ट्रू। दे आर होमोजेनियस मिक्सचर, वे समांगी मिश्रण है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट क्वेश्चन है इसका, ये कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आपके इस थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें से कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रही है? तो हमें पता है 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन एंड उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में भी 2 तरह की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड उसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमसे पूछा गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। इसमें एक सिंगल मेटल को ये रिप्लेस कर रहा है। जिंक क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। ये क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है 2 सब्सटेंसेस में। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम, एक मिनट, हाँ, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सिल्वर कम पावरफुल है एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस किया और सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ आगे जुड़ जाएगा, बना देगा सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें देखो 2 कंपाउंड्स जो है 2 कंपाउंड्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अलावा
जो ऑप्शन डी है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, मिल्की कलर का हो जाता है वो पानी? तो ऐसी कौन सी गैस है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखो हमें पता है जब हम लाइम वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, इसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो इट गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होगा इसमें से। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसके रिलीज होने की वजह से, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसी के रिलीज होने की वजह से जो हमारा वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सी गैस हम पास करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बन रहा है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन। पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? रूट, स्टेम, लीव्स या फ्लावर? तो ट्रांसपीरेशन में कौन हेल्प करता है? लीव्स हेल्प करते हैं, पत्ते हेल्प करते हैं ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन है क्या एक्चुअली? ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर वेपर। लॉस ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस लीव्स में होती है। तो आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है लीव्स, पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। अगर किसी पर्सन को मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, तो उसको हम किस लेंस से ठीक करेंगे? निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, वो ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कौन से लेंस से इस चीज को हम रिकवर कर सकते हैं? तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम जिस लेंस को यूज करते हैं वो है हमारा कनकेव लेंस, अफ्तल लेंस। ठीक है, और अगर इसकी जगह पे अगर हाइपरमेट्रोपिया है, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो फिर हम किस लेंस से ठीक करेंगे उसको? कॉन्वेक्स लेंस से। ओके, जो मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इस स्टेज पे क्या होता है, अगर किसी पर्सन को मायोपिया है, आजकल तो बच्चों में भी हो जा रही है प्रॉब्लम, अगर मायोपिया है तो उसमें क्या होता है ना, पास की चीजें तो इजिली देख पाता है बट दूर की चीजें जो है हम नहीं देख पाते। तो पास की चीजें हमें दिख रही है, दूर की चीजें नहीं दिख रही है, तो दूर की चीजें भी हमें दिखे उसके लिए हम कनकेव लेंस यूज करेंगे। और हाइपरमेट्रोपिया में इससे उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें तो दिख जाती है पर दूर की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, सॉरी, दूर की चीजें नहीं दिखती। एक मिनट मैं लिख देती हूँ। आप फार साइटेडनेस कहते हैं जिसमें दूर की चीजें इसलिए दिख जाती है, पास की चीजें नहीं दिख सकती। इसको फार साइटेडनेस लिख लो। आप बोलोगे मैम तो खुद ही इतनी कंफ्यूज हो रही है। कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम, मतलब फार साइटेडनेस में क्या होता है, दूर की चीजें हम इजिली देख पा रहे हैं बट पास की चीजें हम नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए हम कौन से लेंस को यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो दोनों को रिकवर करने के लिए हमें मायोपिया में कनकेव लेंस यूज करना है और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्पल लेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी एक सादिश राशि है? ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, उसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें देखनी होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही चीजें देखनी होती है किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बट वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखी जाती है। तो अब आप क्वेश्चन ऑप्शंस में देखिए कि कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू भी देख रहे हैं प्लस डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम बस ये कहते हैं कि इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं। डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी नोट करते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी नोट करते हैं। उसके अलावा मास में भी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज वेलोसिटी। की जो वेग है उसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देख रहे हैं, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट है विच ब्लड सेल हेल्प्स इन इम्यूनिटी।
कौन से ब्लड सेल है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है? कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा में सहायक होती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होती हैं? तो अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल्स के पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। और प्लाज्मा क्या कर रहा है, प्लाज्मा जो है एक लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्यूनिटी कौन बूस्ट कर रहा है, तो इम्यूनिटी में कौन हेल्प करता है, डब्ल्यूबीसी। ये क्या करता है, फाइट से मतलब इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमारे जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सफेद रक्त कोशिकाएं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डज आयरन डज नॉट मीन आयरन नॉट रस्ट इन ड्राई एयर? कि आयरन जो लोहा है वो शुष्क हवा में जंग क्यों नहीं पकड़ता, ड्राई एयर में उसे जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने पढ़ा है कि रस्ट के लिए दो चीजें मतलब रस्ट अगर हमें लगाना है तो रस्ट के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक तो वाटर होना जरूरी है प्लस मॉइस्चर होना जरूरी है। तो अगर ये दो कंडीशंस हैं तो रस्ट होगा, अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो रस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों में से एक भी अगर मिसिंग है, वाटर तो है प्लस मॉइस्चर नहीं है, तो भी क्या होगा, रस्ट नहीं लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन जो है होनी चाहिए, तभी जो है आयरन में रस्ट लगता है। वाई डज आयरन नॉट रस्ट इन ड्राई एयर? बिकॉज ड्राई एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, सॉरी मॉइस्चर नहीं होता है, ऑक्सीजन तो होती है ऑफ कोर्स, मॉइस्चर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नमी की अनुपस्थिति। दोनों में से एक भी चीज अगर मिसिंग है तब भी रस नहीं लग पाएगा। तो एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा, अच्छे लग रहे होंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन है टोटली मैंने आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड ही बनाए हैं, ठीक है, कुछ भी आलतू फालतू का नहीं है इसमें। और इसमें सारा ही सिलेबस आपका कवर है। इसी तरह के एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट हम लगाते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना इस चीज के लिए, और आपने कितने मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 20 वो भी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन? कौन सी एक रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन में होता क्या है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन का, एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां भी एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। उसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब भी हम कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। उसके अलावा एक रिडक्शन होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ये उल्टा होगा ऑक्सीडेशन से। एडिशन, हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है बट ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड उसके अलावा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ये गेन करता है। तो ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं होता, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सही है। फोर्थ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, रिडक्शन में होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? ऐसे इनमें से कौन सा एक एनिमल है जिसका 3 चैम्बर्ड हार्ट है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इस तरह से थोड़ी शेप अच्छी नहीं बनी है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दो ऑरिकल्स हैं, दो ही वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमंस का।
इसमें पूछा गया है थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है, तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है फ्रॉग का। फ्रॉग का जो हार्ट है दैट इज थ्री चैम्बर्ड। जो फिश है, फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, फ्रॉग का थ्री चैम्बर्ड है, और बर्ड और ह्यूमंस का फोर चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर अ प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आसुत जल विद्युत का खराब चालक क्यों है? ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, आयनों की अनुपस्थिति, कम तापमान, उच्च प्रतिरोध वाला तार। क्यों हो डिस्टिल वाटर प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई उसमें आयंस भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आयनों की अनुपस्थिति है। दैट्स व्हाई जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें से कोई भी इंप्योरिटी, उसमें से सारी इंप्योरिटीज निकाल दी गई हैं, तो जिसकी वजह से जो आयंस है वो भी जब जब उसमें सॉल्ट ही नहीं है, कोई इम्प्योर चीज ही नहीं है, तो उसमें आयंस भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यही इन्हीं चीजों की वजह से जो आयंस है वो मूव करते हैं, तो इसमें आयंस नहीं है। दैट्स व्हाई प्योर जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर? समान तापमान पर निम्नलिखित में से किसकी गति ऊर्जा अधिकतम होती है? मतलब टेम्परेचर तो सेम है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? सॉलिड पार्टिकल की, लिक्विड पार्टिकल की, या गैस पार्टिकल्स की? तो आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर सेम है ना, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगी, बिकॉज जो टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन से एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सभी की औसत गतिज ऊर्जा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बिकॉज आइस हैज हाई डेंसिटी, अगर हाई डेंसिटी होती तब तो वो सिंक कर जाती, डूब जाती। आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर, जो कि राइट आंसर है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, दैट्स व्हाई वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। हमने देखा है कोई भी हल्की चीज है वो पानी में तैरेगी, जो भारी चीज है वो पानी में डूब जाएगी। तो आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, दैट्स व्हाई वो फ्लोट करती है पानी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बोथ एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन? ऐसा कौन सा रिएक्शन है जहां एक्सोथर्मिक की प्रोसेस भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती कैसी हैं। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है उनमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो याद रखना आपको डिफरेंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगी, उसके अलावा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शो करेगा, मतलब उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो आपको देखना है कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक्सोथर्मिक, जो एक्सोथर्मिक भी है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है वहां पे। तो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, तो रेस्पिरेशन जब हम करते हैं हमारे सेल के अंदर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है C6H12O6 बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये ब्रेक करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। तो जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो रिलीज, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। एंड ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी हो रही है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, तो दोनों ही चीजों को सेटिस्फाई करता हुआ रेस्पिरेशन जो है हमारा सही आंसर होगा। थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो है आपका इंसुलिन, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। राइट आंसर इज इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बॉडी ट्रेवल्स 20 मीटर इन 2 सेकंड एंड 30 मीटर्स इन नेक्स्ट 3 सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। एक वस्तु है जो 2 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में कितना चल रही है, 20 मीटर, 20 मीटर, और नेक्स्ट 3 सेकंड में वो 30 मीटर की दूरी कवर कर रही है।
तो उसकी औसत गति हमें बतानी है कितनी होगी। एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, कितना कवर किया, पहले 20 मीटर, बाद में 30 मीटर, 30 + 20 50 एंड स्पीड, टोटल स्पीड कितनी थी, पहले 2 सेकंड फिर 3 सेकंड, तो 5 सेकंड, सॉरी टाइम, कितना टाइम था, 2 सेकंड पहले फिर 3 सेकंड, तो टोटल टाइम हो गया 5 सेकंड। डिस्टेंस उसने कवर किया कितना, 50 मीटर का, कितने टाइम में, 5 सेकंड में, तो इसको इससे कट कर दीजिए, तो आपका जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? कौन सी गैस एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दो गैसेज जो है एसिड रेन के रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है SO2, एक है NO2। ये दोनों ही गैसेज जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये बना देगी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड ये बना देगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। और जब ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगी तो जो हमारी रेन है वो किस तरह की हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एसिड रेन। ठीक है, तो कौन से दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, एक तो SO2 एक तो NO2। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सी गैस दी है, SO2 गैस दी गई है। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाई डज अ मिरर अपीयर सिल्वर्ड? जो शीशा है हमें सिल्वर कलर का क्यों अपीयर होता है? इसका, ओहो ये मैंने हिंदी में टाइप नहीं किया है, मैं हिंदी में इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल की उसकी उस पे एक साइड में सिल्वर मेटल की कोटिंग की गई होती है, दैट्स व्हाई हमें जो मिरर है वो सिल्वर कलर का अपीयर होता है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन करने में आपको मजा आया होगा। एंड हो सकता है कई बच्चों को क्वेश्चंस काफी इजी लगे हों, कईयों को डिफिकल्ट भी लगे हों। तो जैसी जिसकी तैयारी है उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस लगेंगे। एंड कोई बात नहीं, जिसको जैसे भी क्वेश्चन लगे, इसी तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मॉक टेस्ट की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। बाकी आपने आज की क्लास में कितने मार्क्स स्कोर किए वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक नहीं भी करना होगा कोई बात नहीं, बट ऐसे और मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मॉक टेस्ट की सीरीज में। एंड तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।